सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के यानी थर्ड ईयर के, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम की, जितने भी हिस्ट्री में मेजर ले रखा है, तो आप लोग के पास ये सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप का हमारा ये लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे पार्ट 2 आएगा, सॉरी गलती से पार्ट 1 लिख गया है। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट एंड आपकी कॉलेज से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती है। एंड आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर आपको सारी यूनिट पर्सनली चाहिए तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमारी यूनिट नंबर जो 4 है उसमें बेसिकली हमारे 2 चैप्टर थे, तो हम इसका लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो हमारे जो यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है उसका नाम है इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद जो हुआ था इटली और जर्मनी का, जिससे एकीकरण हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन। तो 19वीं सदी के यूरोप में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी, जिसने कई राष्ट्रों के एकीकरण और राजनीतिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे कई जो देश थे उन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य एक साझा भाषा, सांस्कृतिक और इतिहास के आधार पर एकीकृत राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। तो राष्ट्रवाद का मतलब था कि अपने लोगों को, अपनी भाषा के लोगों को चुनना, अपनी संस्कृति के लोगों को चुनना और अपने इतिहास को लेके अपना एक नया कंट्री बनाना, जो उस पर किसी का अधिकार ना हो, यही राष्ट्रवाद है। इटली और जर्मनी के एकीकरण इस राष्ट्रवादी भावना का प्रत्यक्ष परिणाम थे। जैसे राष्ट्रवाद जो उभरा यूरोप में 19वीं सदी में, उसी के प्रभाव से इटली और जर्मनी ने अपने आप को एकीकरण किया, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। ये एकीकरण न केवल इन दोनों देशों की राजनीतिक सामाजिक संरचना को बदलने में सहायक रहा, बल्कि पूरे यूरोप में भू राजनीतिक संतुलन को भी स्थापित किया। तो सबसे पहले जानते हैं हम इटली का एकीकरण। तो हम जानते हैं सबसे पहले इटली का एकीकरण। तो 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ था, इटली जो है वो छोटे छोटे राज्य और रियासतों में विभाजित था। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इटली जो था उस समय छोटे छोटे रियासत जो थे उसमें विभाजित था। इटली कोई एक कंट्री नहीं था पहले, जिसमें से कुछ पर विदेशी शक्ति जैसे ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण था। तो जितनी भी रियासतें, जैसे भारत था, भारत में बहुत सारी रियासतें थी ना, तो वैसे ही इटली था, इटली में बहुत सारी रियासतें थी। तो वो सारी रियासतें में किसी न किसी का ओके था, वो औपनिवेशिक था, यानी किसी न किसी का उस पर क्या था, कंट्रोल था। तो किसी न किसी के अंडर में था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया नाम का, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है, ये यूरोप का एक कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत उसका उपनिवेश था इटली के कई सारे रियासतें। तो इटली का एकीकरण जो है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें राष्ट्रवादी नेताओं ने एकीकृत इटली की स्थापना की। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करके इटली को एकीकरण किया, मतलब इसके रियासत जो है उसको इकट्ठा किया और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करा और अपने देश को आजाद कराया। तो जानते हैं हम इसकी बैकग्राउंड। तो इटली की जो एकीकरण है उसका बैकग्राउंड, तो पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष जानते हैं। तो जब नेपोलियन का प्रभाव था ना, जब हम इससे पहले नेपोलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित किया था। जब नेपोलियन का राज चल रहा था, तो नेपोलियन और फ्रांस से प्रभावित होकर इटली में भी क्या हुआ, ये राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो फैली थी। हालांकि नेपोलियन के हार के बाद इटली फिर छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। जैसे फिर नेपोलियन मरा तो फिर इन्होंने वो विचारधारा धीरे धीरे छोड़ दी और फिर रियासतों में बट गया इटली। लेकिन राष्ट्रवादी भावना कम नहीं हुई लोगों में, और राष्ट्रवादी भावना कम नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, ये राष्ट्रवादी भावना लोगों में अभी तक बसी हुई थी। उसके बाद दूसरी चीज किससे प्रभावित हुआ, कांग्रेस ऑफ वियना से। जब 1815 में
कांग्रेस ऑफ वीनिया बनाई गई। इसे इटली को फिर विभिन्न राज्यों और रियासतों को विभाजित कर दिया। इसमें से जो प्रमुख थे सार्डिनिया, नेपल्स और जो लोम्बार्डी वेनिस था जो ऑस्ट्रिया के अधीन था, ये सब इटली के क्षेत्र थे जो ऑस्ट्रिया के अधीन था ये क्षेत्र। इस देशों में अब राष्ट्रवादी जो नेता थे इस देश के, मतलब इस रियासत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उसने विभाजन के खिलाफ अब आवाज उठाई थी कि अब हमें इटली के साथ एकीकरण होने की जरूरत है, अब विभाजन होने की नहीं, क्योंकि जब तक हम विभाजन होंगे दूसरा कंट्री हम पे राज करेगा। तो बैकग्राउंड जान लिया। अब जानते हैं कि यहाँ के जो मुख्य जो नेता थे और राष्ट्रवादी आंदोलन कौन कौन से थे। तो काउंट कैमिलो कैवरो, ये इटली के एकीकरण में कैवरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रवाद में, इटली के एकीकरण में। यह पिडमोंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे। जो रियासत थी ना इटली की बटी हुई, उसमें से एक था ना पिडमोंट सार्डिनिया, उसका प्रधानमंत्री था ये कैवरो, जिन्होंने राजनीतिक और सैन्य नीतियों के माध्यम से क्या किया था, इटली को एकीकृत करने का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन किया था और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करी थी और युद्ध में ये जीता भी था, जिससे उत्तरी जो इटली है वो क्या हो गया, अब एकीकरण हो गया, उसको इटली में मिला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का शासन खत्म हुआ और इस रियासतों ने अपने आप को क्या बोला कि अब एकीकरण करके हम इटली के सारे देश हैं, इटली मतलब इटली के सारे रियासत है, तो इटली में मतलब एक हमें हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे हैं कि जियोसेप मैजिनी। जो जियोसेप मैजिनी है वो इटली के महान राष्ट्रवादी विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी और इटली को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में देखने का सपना इन्होंने देखा था। उनके क्रांतिकारी प्रयास असफल रहे थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी थी इटली में। तो अब तीसरे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो थे यूसेफ, इनका भी नाम था पर इनका नाम पूरा है यूसेफ गारिबाल्डी। तो जो गारिबाल्डी है वो एक राष्ट्रवादी सैनिक और नेता थे। ये सैनिक भी थे इटली के और एक राष्ट्रवादी नेता भी थे, जिन्होंने इटली के दक्षिण हिस्सा जो है ना, विशेषकर सिसिली और नेपल्स वाला जो रियासत है उसको एकीकृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1860 में रेड शर्ट्स के नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाया था और दक्षिण इटली को भी क्या करा, अब एकीकरण कर दिया। कुछ लोगों ने उत्तरी को एकीकरण किया, कुछ लोगों ने दक्षिण इटली को एकीकरण किया और धीरे धीरे इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है अब उसको जानते हैं। तो 1859 से 60 के दौरान में कैवरो ने फ्रांस की मदद से क्या करा, ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी इटली के कई हिस्सों को जैसे कि पिडामंट सिर्डिनिया के अधीन कर लिया। अब और 1860 में क्या हुआ, गार्डिबाली ने अब दक्षिण जो एरिया था उसको भी अब इटली का एकीकरण में मिला दिया। फिर उसके बाद 1861 में इटली का आधिकारिक रूप से एकीकरण हुआ और एमैनुअल द्वितीय ने इटली का राजा घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, एमैनुअल जो सेकंड था उसको इटली का राजा बनाया गया और इटली के जितने भी रियासत थे वो सब 1861 तक में क्या हो गए, एकीकृत हो गए। अब 1870 में रोम को भी इटली में शामिल कर लिया गया। अब देखिए अभी तक इटली का एकीकरण तो हो गया था पर रोम शामिल नहीं था, जो इटली की राजधानी है आज, जो इटली की राजधानी है रोम, उसको 1870 में एकीकृत किया गया, इटली में मिलाया गया, जिससे एकीकृत इटली का पूरा निर्माण हुआ। अब क्या हो गया, इटली का पूरा निर्माण हो गया, अब इटली एक देश बन गया। तो हमने इटली का एकीकरण की प्रक्रिया वर्क्रिया सब जान ली, नेता राजनेता सब। अब हम जानते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जो जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन का ही एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। जो 19वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन थे उससे प्रेरित होकर जैसे जो इटली था उसने अपना एकीकरण किया, वैसे जर्मनी ने भी अपना एकीकरण किया। तो 1815 में नेपोलियन के जो पतन के बाद क्या हुआ, जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। जर्मन फेडरेशन के तहत एक ढीले संघ का हिस्से थे जर्मनी। इन राज्यों के बीच क्या हुआ था, कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। जर्मनी के जितने भी राज्य थे, जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से एक प्रशिया जो है उसके नेतृत्व में हुआ था। जो पर्शिया शहर, जो पर्शिया जो जर्मनी का एक हिस्सा था, उसने नेतृत्व करने की बात की थी जर्मनी को, और इसके पीछे प्रमुख भूमिका जो है बिस्मार्क ने निभाई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो जर्मनी की पृष्ठभूमि और प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो नेपोलियन युद्ध के प्रभाव से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो नेपोलियन के अधीन जब जर्मन नेपोलियन के अधीन था तो कुछ एकता का अनुभव किया इन लोगों ने।
जिससे नेपोलियन की हार के बाद वे फिर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए। जब नेपोलियन है ना, फ्रांस के अधीन था जर्मनी, तो नेपोलियन ने अपने अधीन कर रखा था इन लोगों ने। पर जब नेपोलियन मर गया ना, तो इन लोगों ने फिर सोचा कि चलो हम फिर बढ़ जाते हैं। इन लोगों को फिर क्या हो गया, ढीले कर दिया इन लोगों ने। तो 1815 की जो वियना कांग्रेस थी, उसके बाद जर्मन फेडरेशन का गठन हुआ, लेकिन इसमें कोई वास्तविक राजनीतिक एकता नहीं थी। अभी तक जर्मनी ने एकीकरण की बात नहीं की थी। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद और उदारवाद का उदय हुआ। तो 19वीं सदी के मध्य में जब जर्मनी में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा जब विकास कर रही थी, खासकर 1848 की क्रांति के दौरान, हालांकि यह क्रांति असफल रही थी, लेकिन इसने जर्मन की एकीकरण की दिशा में मजबूत धारा को मजबूत किया था। ये जो 1848 की क्रांति थी, विफल जरूर रही थी, पर इसका प्रभाव जो है वो जर्मनी के लोगों पर पड़ा था, और जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा अभी तक जन्मी थी, और इसी कारण उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। तो अब हम जानते हैं कि सेकंड की जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया और ओटोमन बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। जो तो ओटोमन साम्राज्य था और प्रशिया था, इसी ने जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन दोनों जो रियासतें उन्होंने अपनाई थी। तो सबसे पहले हम ओटोमन बिस्मार्क के बारे में जानते हैं। तो ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में ओटोमन बिस्मार्क का एक नेतृत्व निर्णायक था। तो जो नेतृत्व था वो यही कर रहा था। प्रशिया के जो प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क ने आयरन और ब्लड युद्ध, यानी जो युद्ध और शक्ति की जो नीति थी, आयरन को कहा गया युद्ध और ब्लड को कहा गया शक्ति की जो नीति थी, उसके माध्यम से जर्मन राज्य को एकीकृत किया। चाहे युद्ध के माध्यम से करो, चाहे शक्ति के माध्यम से करो, अब हमारा देश है, हम इसको एकीकृत करके रहेंगे, उन्होंने कहा। तो बिस्मार्क का उद्देश्य था कि प्रशिया के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राज्य का निर्माण करना था। तो उन्होंने क्या करा, एक जर्मन राज्य का निर्माण किया, मतलब जर्मन का एकीकरण किया, युद्ध से भी और शक्ति से भी। तो एकीकरण के चरण क्या थे? तो एकीकरण के बहुत सारे चरण थे। सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या करा, डेनमार्क के साथ युद्ध किया और स्वेल्सविक और हेस्टिंग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जो डेनमार्क था, उसका अधिकार था जो जर्मन है उसके दो क्षेत्र पे, स्वेल्सविक और हॉस्टिन पे। तो अब डेनमार्क से जर्मन ने लड़ाई करा और ये दोनों राज्य को जीत लिया, तो इसको जर्मनी में मिला दिया, तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। उसके बाद दूसरा राज्य ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। तो 1866 में जर्मन का युद्ध ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और निर्णायक रूप से हराया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जर्मनी ने। तो युद्ध के बाद क्या हुआ, उत्तरी जर्मनी का जो राज्य था उसको एकजुट किया गया और उत्तरी जर्मनी को भी क्या कर दिया गया, अब जर्मन में मिला दिया गया। जर्मनी का और ज्यादा एकीकरण हो गया। उसके बाद लास्ट जो युद्ध हुआ था जर्मन का, वो हुआ था फ्रांस के साथ। तो 1870 से 71 के टाइम पे तो बिस्मार्क ने जर्मन एकता और मजबूत करने के लिए फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में जर्मन ने राष्ट्रवाद को प्रबल किया, राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाया और 1871 में वॉर्सराय जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब फ्रांस को भी हरा के अब क्या कर दिया गया, जो जितने भी क्षेत्र थे जर्मनी के, वो जो दूसरे डेनमार्क के अधीन में थे, ऑस्ट्रेलिया के अधीन में थे और फ्रांस के अधीन में थे, उसको स्वतंत्र कराया और अपने अंतर्गत मिला लिया गया, और इसी को हम कहते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण होने का राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा था। तो राष्ट्रवादी विचारधारा इटली और जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया, जिसने दोनों देशों की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया। इन एकीकरणों ने यूरोप में शक्ति संतुलन को भी बदल दिया पूरी तरह से। पहले जो यूरोप में सामंतवादी प्रथा हमें देखने को मिल रही थी, उसके बाद डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलने लगी। तो जर्मनी के एकीकरण ने राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैलाया और यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बन गया। तो इटली का एकीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बाद भी इटली को कोई आंतरिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो आपने जान लिया कि नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो अब हम लास्ट निष्कर्ष जानते हैं। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था वो 19वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख उदाहरण था। जो 19वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन फैल रहा था यूरोप में, उसी का परिणाम हुआ जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो दोनों देशों ने अलग अलग परिस्थितियों में क्या करा, राष्ट्रवाद की शक्ति का उपयोग करके अपने जो देश है उसको एकीकृत किया, चाहे वो इटली हो चाहे वो जर्मनी हो। इटली का एकीकरण जो है वो कैमोर, मैजनी और गारिबाल्डी के राष्ट्रवादी प्रयासों का परिणाम था। मतलब कैमरो, मैजनी जो ये तीन लोग थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था कि हमें अपने देश को, अपना जो हमारा इटली है उसको एक करना है। जबकि जर्मन का एकीकरण करने में बिस्मार्क ने अपनी भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क ने कूटनीति के कारण
क्या की थी, अपना जो जर्मनी है उसको एकीकृत किया था और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद शक्ति संतुलन की धारणा को गहराई से प्रभावित किया था। तो आइए जो आपका जो कल्चर, जो आपका जो हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, उसका ये लास्ट यूनिट था, यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 था ये। तो अब आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। अब इसके आगे आपका कोई भी यूनिट नहीं बचा। अब मैं आगे जाके जब आपके एग्जाम आने होंगे उसके पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करा दूंगी। तो यहाँ पे होता है आज आपका पूरा जो यूनिट आपका चैप्टर है वो यहाँ पे सब खत्म होता है हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।